मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया। इस वक्त मैं लोकतंत्र के जननी वैशाली के धरती पर हूं और मेरे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं वो किसी परिचय का मुहताज नहीं है। इनका परिचय पूरी दुनिया, देश के लोग, तमाम लोग जानते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज मैं सर से सुनने आया हूँ, है ना। सबसे पहले जन प्रहरी के प्लेटफॉर्म पर सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपका जो बैकग्राउंड रहा है और उस बैकग्राउंड से शिक्षा के उत्कर्ष पर आप पहुंच रहे हैं। लगभग हम समझते हैं कि अगर खान सर की बात करें तो 17 मिलियन के लगभग उनका सब्सक्राइबर है। तो गिने चुने देश में कुछ लोग जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं एजुकेशन का, उसमें आपकी गिनती हो रही है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेसन करेंगे सर। इस सब का श्रेय जो है ना, ये दर्शकों का है, जो हमें देखते हैं और इतना प्यार देते हैं, जो पसंद करते हैं। अगर वो हमें पसंद नहीं करते तो हम यहाँ नहीं होते। और जो कुछ भी हैं, तो एक तो होता है कि देखिए, इंसान को खुद का मेहनत करना ही होता है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत इंसान अगर पहचानने लगे, लोग पहचानने लगे, तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब का जो मुझे पहचाने और मेरी काबिलियत को समझ कर, देख कर हमें यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। प्रारंभिक समय से आपका जन्म से लेकर प्राथमिक जो शिक्षा हो लिए, फिर मध्य स्कूल में गए होंगे, फिर हाई स्कूल में गए होंगे, फिर कॉलेज में गए होंगे, तो ये थोड़ी सी आप हमारे दर्शकों को। हमारी प्रारंभिक शिक्षा, देखिए, सबसे पहली बात है कि आज के बच्चों को तो याद भी रहता है कि उसका जन्म कब हुआ था और डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थडे कब मनाना है। तो हमारे ज़माने में जिस समय हम लोग बच्चे थे, तो इधर आके अपना मन से रख लिए कि एगो आई बर्थडे वाला दिन है। माँ बाप को भी याद नहीं होता था कि इसका जन्म कहिया हुआ था, नहीं। तो उस समय ऐसे कहा जाता है 1991 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। तो पिताजी किसान थे और हमारे पूरा पूर्वज भी वैसे ही खेती बाड़ी ही करते रहें। और खेती बाड़ी का मतलब ये भी नहीं होता है किसान होते हैं जो फॉर्चूनर गाड़ी से भी चलते हैं, नहीं। जैसे मान लीजिए पंजाब हरियाणा का जो खेती किसान का, वहाँ का जो रुतबा होता है, अपने बिहार की वो स्थिति नहीं। यहाँ के किसान रोते रहते हैं, इनका रोना ही है। कभी या तो सुखाड़ की मार होगी या कभी बाढ़ की मार होगी, बस ये मार खाते रहते हैं हमेशा, इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। तो उसी परिवार से हम भी हैं। और तीन भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक दीदी हमारी सबसे बड़ी, फिर लगातार हम 3 भाई हैं। 3 भाई में मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा, और हमसे छोटी एक बहन। तो रहा शिक्षा की बात, तो होता ही है, पहले होता था और आज भी हो रहा है। जो गरीब परिवार है तो उनके बच्चे पढ़ते 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 और थोड़ा सा, कोई हो सकता है 5वां क्लास तक पढ़ के छोड़ देगा, कोई 8वां तक पढ़ के छोड़ देगा, कोई मैट्रिक करके छोड़ देगा, क्योंकि फिर उनको अपनी रोजी रोटी में लग जाना होता है। तो वैसे ही परिवार से हम हैं, क्योंकि हमारे भैया लोग भी गरीबी के कारण ही नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाए। क्योंकि ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। मैं आज भी ये संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसा होगा तब आप पढ़ोगे। पढ़ता हमेशा गरीबे के बेटा है। सबसे ज़्यादा अगर अव्वल दर्जा प्राप्त किया है किसी ने, या उस मुकाम को छुआ है, जो कहते हैं कि IAS IPS IITN जो बनता है बच्चा, IIT निकलता है, UPSC जो निकाल रहा है, BPSC निकाल, वो सब रिक्शा चलाए वाला किसान के बेटा, मजदूर के बेटा बेटी होता है। इसका मतलब वो पढ़ता है और उसके पास साधन निश्चित है कि कम रहा होगा। जो एक बड़े जो घराने के लड़के लड़कियां तैयारी करते हैं, उनकी अपेक्षा उनके पास साधन कम होता होगा, फिर भी वो पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि पढ़ाई में ज़रूरी नहीं कि पैसा ही होगा तब पढ़ाई होगा, लेकिन होता है कि पेट का सवाल होता है कि अगर आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो फिर आपके घर के लोगों का पेट कैसे चलेगा। अगर मान लीजिए कि हम 3 भाई हैं, तो हमारे बड़े भैया अगर वो भी पढ़ाई करते, हम भी पढ़ाई करते, मंझिला भैया भी पढ़ाई करते, पिताजी बेरोजगार हैं, उनके काम करने से कुछ हो नहीं रहा है, दादाजी वृद्धे हैं, तो घर का कमान कौन संभालेगा। जो भाई में बड़ा होगा वो पहले पिताजी के हाथ से हल चलाना बड़ा भाई सीख लेता है, तो इसका मतलब उसकी पढ़ाई अब छूटने लगती है, वो अपने खेती बाड़ी को देखने लगता है। मतलब पेट का सवाल आ जाता है। वहाँ पर गरीब लोग जो है ना, दम तोड़ देते हैं,
पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो वो हमारे परिवार का भी कहानी था। तो अगर सच में पढ़ाई लिखाई अगर कहिएगा जिससे एक रोजी रोटी तक मिल सके तो वो मैंने ही किया। मैं छोटा था, बाकी भैया लोग उसी वजह से छोड़ भी दिए पढ़ाई लिखाई, उस गरीबी की वजह से ही। विपिन सर भी प्राथमिक स्कूल में टाट उट पर ही बैठ के पढ़े थे। जी जी बिल्कुल। वो अपना घर से एगो बोरा लेके जाना होता था, वो सीमेंट वाला बोरा नहीं होता है, या चटैया बीनते थे हम लोग, तार के पेड़ जो होता है उसका फड़का वाला, तो वो लेके ही जाते थे घर से। एगो बोरा रख लेते थे, बाद में बोरा प्लास्टिक वाला नहीं जिसको चट बोलते हैं, तो बस्ता के साथ उसी में लपेट लेना है और उसी में लपेट के लेके वापस आना है। कभी कभी बरसात में जब वर्षा उर्षा होती थी तो उसका हम लोग घोगी बना के, हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो घोगी बना के घर बाहर जाते थे। यहाँ पर होता प्लास्टिक, अभी बना के दिखा देते, बना बनाने भी आता था हम लोग। हाँ, तो गांव में तो वैसे ही घोगी ओढ़े हैं कभी? हाँ हाँ, खूब खूब ओढ़े हैं। ठंडा में गांती बांधे हैं। गर्मी के दिन में हम देख रहे हैं आपके गांव में बहुत सारा तार का पेड़ है, तो कभी फेदा उदा के? हाँ, वो जो फल कहते हैं। हाँ हाँ, हमने उसको उधर मगध में हाँ हाँ फेदा बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ फल कहता है सीधे, तार के फल। जी तो हाँ, खूब खाए हैं। अब भोर में मॉर्निंग में जैसे 91 में आपका हाँ, जन्म है, पक के तो गिर जाता है, तो सुबह खिलाते हैं। 3 बजे 4 बजे जैसे हम लोग भी अपने भाई लोग रहते थे ना, अभी उसका सीजन है। हाँ, अभी गिर रहा है। तो हम लोग उसको क्या करते थे कि सुबह उठ बोरा कर लेके साइकिल लेके जाते थे हम लोग, बोरा में भर के, है ना, और साइकिल पर लाद के लाते थे 2-3 भाई जाके। विपिन सर वो सब कुछ किए हैं जो समाज के निचले पैदान पर और मध्यम परिवार के बच्चे करते हैं। अच्छा, हाई स्कूल कहाँ? ये गांव से हैं इसी गांव जी। हमारे गांव में नहीं हाई स्कूल था, अच्छा अच्छा। बड़गामा है, ये बड़गामा कहा जाता है। हाँ, जिसमें 12 गांव आते हैं जी, उसमें नारायणपुर डेढ़पुरा एक गांव है जहाँ पर हाई स्कूल हुआ करता था। यहाँ से लगभग समझ लीजिए 4 किलोमीटर है हम लोग का, घूम के नौरंगपुर होते हुए हाँ पैदल, तो वहीं से हाई स्कूल की पढ़ाई हुई। कितना किलोमीटर पैदल चलते? नहीं, तो ये तो ज़्यादा नहीं था, इसके बाद हम पैदल चले हैं यहाँ से। ये तो 4 किलोमीटर है, इतना तो बच्चों के साथ खेलते खेलते बच्चा सब चल जाता था। पहले तो ऐसे ही होता था, बाद में नदी सूख जाता था, नदिए चल जाता था, खेते खेते स्कूल, तो ये होता था। पैदल तो बाद में चले। यहाँ से 6 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है हमारा, महनार रेलवे स्टेशन। जब मैंने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली थी, और जब हम ITI कर रहे थे हाजीपुर से, और उस टाइम यहाँ से महनार स्टेशन हम हमेशा पैदल जाया करते थे। सुबह में 5 बजे ट्रेन पकड़ना होता था, फिर उधर से शाम के 3 बजे आते थे, तो घर पहुँचते थे वही 4 से 5 बजे। तो ये मेरा सफ़र कंटिन्यू रहा है। बोर्ड करने के बाद फिर कहाँ एडमिशन हुआ? बोर्ड करने के बाद हम पटोरी से ND कॉलेज से पढ़ाई किए जी। संकाय? वहाँ शुरू में तो हमने बायोलॉजी से रखा था इंटर में, और एक्स्ट्रा में हमारा मैथ था। बाद में ग्रेजुएशन किया मैथ से। पटना यूनिवर्सिटी से भी कोई लगाव? बाहर हम लोग का पढ़ाई हुआ ही नहीं। पढ़ाने का जो मन में विचार आया, और उसके बाद फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर जो आप पढ़ाना शुरू किए, ये कहाँ से शुरुआत? सीखना सिखाना शुरू से ही था, मतलब गांव में भी रहते थे, तो जिस समय मैं 8वां क्लास में था, तो उस समय भी छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ाया करता था, घर पे भी। तो एक पढ़ाने की तो कला उसी टाइम से हो गया कि बच्चों को सिखा रहे हैं। तो कम से कम अपने पास भी उतना ट्यूशन पढ़ाते हैं गांव में कि 2-4-10 रुपया हमारे पास भी आ जाए, तो हम लोग महीना 30 रुपया महीना में पढ़ाते थे बच्चों को। हाँ, उस समय हाँ हाँ, तो ट्यूशन पढ़ाते थे। जैसे मैं ट्यूशन जब पढ़ने जाता था, तो उससे क्या होता था कि अपना खर्चा होता था, कि हम जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो किताब हो जाए, हाँ, है ना। हमें जो सर पढ़ाते थे, तो जानवर को जो उड़ाते हैं ना, ओढ़नी या, तो उसी पर बैठा कर, वाला बोरा कहते हैं हमारे यहाँ, सुतरी का जो जूट का जो बनता है, हाँ वही, उसी पर बैठ के हाँ हाँ। स्कूल, ये जो यूट्यूब पर जो आपने पढ़ाना शुरू किया, ये कहाँ से कब शुरू किए, और ये विचार कब मन में आया? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा कोई गुरु नहीं और ना कोई मुझे बताने वाला था। तो ये एक समय का मांग था हमारे जीवन में, क्योंकि जब मैं कोचिंग चलाता था, खासकर कंपटीशन वाले बच्चों को जब पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो 2017 में मैं दरभंगा में था, और उस समय वहाँ पर खूब बाढ़ आ गई थी, तो कोचिंग बंद हो गया था। और वैसे भी उस टाइम वैकेंसी नहीं था, तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं आते थे, क्योंकि 2014 से एक के बार 18 में रेलवे की वैकेंसी आई है। मोदी जी जब बने थे पहले बार प्रधानमंत्री, तो उन्होंने सबसे पहले सरकारी नौकरी ही कम कर दिया था, वैकेंसी नहीं दी थी 2014 से। ना तो SSC-GD की बहाली आई थी, जो कि बड़ी संख्या में आती है, उसकी बहाली, ना रेलवे में कोई बहाली आया था। ये 2018 में आया।
उससे पहले 17 में। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे अपने यहाँ का सीधा है बिहार के बच्चों का कि जब फॉर्म भरेगा तभी वो तैयारी करेगा, आना तब तक सुतल रहेगा। यहाँ समस्या है। और जब एग्जाम का डेट पड़ जाएगा तब और जोर से तैयारी करेगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो और जोर से पढ़ेगा, तब कहेगा कि अब समय नहीं है। जबकि सरकार 4 साल भी लगा दे एक एग्जाम कराने में, तो 4 साल पढ़ता नहीं है, वो 4 साल एग्जाम करावे के इंतजार करते रहता है कि कब इंतजार मतलब एग्जाम करवाएगा। तो ये एक कमियां हैं यहाँ के बच्चों में। अच्छा, उस समय क्या हुआ कि बाढ़ आ गई 2017 में, तो दरभंगा में हम पढ़ाते थे, तो सब जगह कोचिंग वोचिंग सब में पानी, तो हम लोग बैठे रहते थे, तो रोजी रोटी भी खत्म, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई आय का कोई स्रोत नहीं था कि हम ना ही पढ़ाएंगे तो आय आते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो बैठे थे, तो बैठे बैठे बड़ा मुश्किल से गुजारा होता था उस टाइम, क्योंकि मैंने कभी भी ऑफलाइन पढ़ाया तो ये सोच के नहीं पढ़ाया कि मुझे बहुत पैसे कमा लेने हैं। बच्चे जो भी मुझे दिया अपने मन से मैंने हमेशा वो रख लिया, और नहीं दिया तो ऐसे भी पढ़ाया। पैसे के अभाव में कोई ना पढ़े, ये चीज़ मैंने कभी ये अपने जीवन में नहीं सोचा कि भाई कोई पैसा नहीं देगा तो किसी को नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, तुम्हारी इच्छा है, तुमको लगता है कि दे दो तो दिया, नहीं दे तो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो। बस ये हम लोग बोल देते थे कि भाई फीस जमा कर देना, इतना बोल देते थे। जिसको जमा करना है किया, नहीं करना है नहीं किया, लेकिन पढ़ो सब। तो अब उसी समय की है कि हमारा एक विद्यार्थी रेलवे में जॉब करते थे, वो प्रमोद नाम है उनका, तो वो हमसे पढ़े हुए थे, तो वो ग्रुप डी में थे मुंबई में। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि सर हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं। मुझे काहे नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे एसएससी में जाना है, से हम चाहते हैं आके आपके पास फिर से आगे पढ़ाई करें। हमने बोला कि आप छोड़ दीजिए, मतलब अभी एसएससी की तैयारी ना करो, वहीं से करो और नौकरी मत छोड़ो। उसने कहा कि सर तो यहाँ तैयारी नहीं हो पाती हमारी, क्योंकि यहाँ हमारा नाइट और डे शिफ्ट होता है ड्यूटी का, कभी रात में हो गया, कभी दिन में हो गया। अब मान लीजिए दिन में ड्यूटी हो जाएगा तो हम कोचिंग कैसे जाएंगे करने। और हमारा जो मतलब जहाँ हम अभी ड्यूटी कर रहे हैं सर, यहाँ कोई शहर नहीं है, ये एक मतलब जंगल जैसा क्षेत्र है। वहाँ पर ग्रुप डी फाटक उठाने वाला वो उसका ड्यूटी था। तो उसने कहा कि आप अपने क्लासरूम से ना वीडियो रिकॉर्ड करके सर एक काम करिए कि क्लास रिकॉर्ड जब आप पढ़ाते हैं ना तो किसी को फ़ोन दे दीजिएगा, वो रिकॉर्ड करेगा और मुझे वीडियो भेज दीजिएगा ताकि हम उससे पढ़ेंगे। तो वैसे हमने किया, जब हम क्लास लेने जाते कोई बच्चा को दे देते थे, सामने मोबाइल रख देना, रिकॉर्ड होते रहेगा वो वीडियो, हम फिर उसको सेंड कर देंगे। लेकिन उतनी बड़ी वीडियो जाती भी नहीं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उसने कहा कि सर फेसबुक पर डाल दीजिएगा। मैं फेसबुक और नहीं चलाता था कभी, वो मुझे सोशल मीडिया का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था, और मैं एकदम सीधा सा इस लाइन का आदमी ही नहीं था टेक्निकल दुनिया का। तो फेसबुक पर वो वीडियो बड़ा मुश्किल से अपलोड कर पाता था उस समय। उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि सर ये जो वीडियो बनाते हैं ना, ये यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं, तो और दूर दूर तक बच्चे देखेंगे। तो हमने कहा कि भाई पहले तो हम लोग सोचते थे कि यूट्यूब का कोई आदमी होता होगा, वो सब वीडियो बनाता होगा। नहीं, यूट्यूब पर तो हम आप बहुत वीडियो देखते हैं, तो हम सोचते होंगे कि यूट्यूब के आदमी होगा वो सब वीडियो बनाता होगा, है ना। तो फिर हमने वीडियो को यूट्यूब पर मैंने सीखा कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे डालते हैं, तो वो यूट्यूब से ही सीखा सर्च करके। अपना प्लेटफॉर्म का नाम मैथ और उसके बाद मस्ती जोड़ दिए। ये मस्ती जोड़ने के पीछे क्योंकि हमने पढ़ाई जब भी कराया एंजॉय कराते हुए कराया। हमारा क्लासरूम ऑफलाइन में भी चलता था वैसी, मैं कभी गाना गाते रहा, कभी पढ़ाते रहा, कभी कुछ, मतलब वैसे ही इंटरटेन करके ही मैंने पढ़ाया है। उसको प्रेशर, हाँ, प्रेशर में नहीं लाने की कोशिश किया, क्योंकि कहते थे बहुत सारे लोग या तो मैथ में खूब रुचि रखते हैं या मैथ से बहुत दूर भागते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ में आने लगा वो रात दिन मैथे पढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी नहीं होती है, सिर्फ समझने की चीज़ है, सूत्र की बातें हैं, है ना। एक कड़ी से दूसरी कड़ी इसमें जुड़ते चली जाती है। लेकिन अगर आप जी के मान लीजिए कि आपको याद कराए कि बिहार की राजधानी पटना है, तो झारखंड की राजधानी का है, तो इससे उसका कोई लिंक नहीं रहता है। लेकिन मैथ में अगर a+b का होल स्क्वायर जान रहे हैं तो x+y का होल स्क्वायर भी आप जान जाइएगा, m+n का भी होल स्क्वायर आप निकाल लेंगे, नहीं, 3+5 का भी होल स्क्वायर कर लेंगे। एक चीज़ समझना है, बाकी उस टाइप की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैथ है समझने की चीज़ें। तो मुझे लगा कि भाई इसको एकदम एंजॉय करा के ही पढ़ाना है, तो हम ऐसे ही पढ़ाते थे। तो मेरे माइंड में आया कि मैथ पढ़ाना है और मस्ती के साथ पढ़ाना है, तो मैंने नाम रख दिया मैथ मस्ती। और जब भी वीडियो शुरू करते हैं
या क्लास आप जो शुरू करते हैं उसमें अ, दिखता भी है कि मस्ती, जैसे आप 2 लाइन किसी गीत को गाते हुए, तो आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अरे! आवाज़ तो उतनी अच्छी नहीं, मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन देखिए गाता सब है। आपको भी कुछ ना कुछ अपने हिसाब, अपने सुनने लायक गाने आता होगा। तो हमने क्या किया कि जितना मुझे सुनने लायक आता है, मैं गा देता हूँ। बस यही है। ये सब कुछ तो हुआ अ, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ख्याति भी आपको मिलने लगी। इसी बीच में या पता नहीं उससे पहले भी आपकी एक एंट्री होती है, लव की एंट्री, उसकी क्या कहानी है? उसकी हमारी जो है लव मैरिज, अरेंज मैरिज ही है। सबसे पहले कब मुलाकात हुई थी? ये मेरा खुफिया जो बात है, वो है कि उसको अरेंज में कन्वर्ट किया गया, है ना? क्योंकि किसी तरह के जो सामाजिक बंधन होता है आपके लव में, उस तरह का कोई बंधन नहीं था, है ना? लेकिन पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? अब ये डेट तो हम लोग को याद नहीं है। कहे तो हम लोग का बर्थडे भी याद नहीं रहता है ना? लेकिन पहले बात हुई थी हमारी मैडम से, फिर हम 1 साल बाद मिले थे, कहाँ मिले थे? पटना में ही। हाँ, उनका एग्ज़ाम था तो। हाँ। सबसे पहले तो कि आपकी जो शादी हुई है, बहुत अच्छी शादी हुई है, उसके लिए भी शुभकामना है। सुनने को एक चीज़ मिला था कि कहीं रूम में आप रहते थे, तो कुछ सामान-वामान भी आपको वहाँ या मकान मालिक को देना पड़ा या छोड़कर आना पड़ा, ऐसी कुछ घटना घटी थी? दरभंगा में। क्या उस नहीं, उस समय क्या होता था कि जब मतलब पैसे नहीं थे अपने पास और पूरा फैमिली की ज़िम्मेवारी भी हमारे ऊपर हुआ करती थी। तो उस टाइम एक रूम का रेंट देने के लिए, चूँकि हर महीने रेंट देना होता था और आमदनी नहीं था। मैंने बताया था कि बाढ़ आ गई तो फिर कोचिंग-वोचिंग सब बंद हो गया और पहले से कोई पैसा हम लोग इकट्ठा करके कभी रखे नहीं। पहले बताया ना कि मैंने वैसा कुछ पैसा कमाया नहीं था, जो आगे अगर कुछ बुरा परिस्थिति भी आता है तो सँभल सके, ऐसा कुछ नहीं था मेरे लाइफ़ में। तो उसी समय बेड बेच के जो हमें शादी में मिला था, है ना? तो वही बेड बेच के मैंने रेंट दिया था। अलमारी बेच के रेंट दिया था और हम लोग नीचे सोना शुरू कर दिए थे। उस टाइम है, वही समय हम यूट्यूब पर वीडियो बनाना भी शुरू किए थे। वही टाइम है। जी। हर देखा जाता है ऐसा कि कोई शिक्षक है, पढ़ा रहा है, चलिए ठीक है। उसके जगह पर ट्यूशन भी आ रहा है, यूट्यूब से भी अब आमदनी होने लगी, तो समाज में जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन बिपिन सर ऐसा नहीं सोचे। जब उनके क्षेत्र में बाढ़ आता है तो उनको दर्द होने लगता था और एक बार आप बांधने के लिए एक बड़ा अभियान चलाए थे अपने क्षेत्र में, वो क्या है? वो अब तो बाँध पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। इस बार तो सरकारी फंड से ही बना है। पहले जहाँ भी इस तरह का कोई चीज़ें होता था, तो हम कोशिश करते थे। उस समय तो मैं मुखिया नहीं था, तो अपने तरफ से भी कोशिश करते थे और यहाँ के लोगों का सहयोग मिलता था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के लोगों का, ग्रामवासियों का, कि हर काम में जो काम के लिए हम हाथ बढ़ा देते थे, उसमें वो सहयोग कर देते, चूँकि उन्हें विश्वास होता था कि ये बंदा काम करेगा। तो वो बाँध है, इस बगल में ही नदी है यहाँ पर, अगर आप जाके देखना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर अभी छठ घाट भी मैंने बनवा दिया है, तो बहुत सुंदर सा घाट बना है वहाँ पर। फिर बाद में आकर आपके मन में ये चुनाव मुखिया लड़ने की सोच आ जाती है ना? तो जबकि आपके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं पूरे देश में, दुनिया में, आपने पंचायत को ही क्यों चुना? सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं जिस गाँव में हूँ, आज अगर आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से ही जान रहे थे और लोग समझ रहे थे कि भाई ये इतना अच्छा काम करते हैं, चाहे ऐसे हैं, वैसे हैं, कल मेरे बारे में कुछ बोला जाएगा, कहीं कुछ लिखा जाएगा, तो कहीं ये ना लिखा जाए कि ये केवल अकेले बढ़ा, लेकिन इसका गाँव आज भी वही है, जो आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले पीछे था। तो मेरा प्रयास था और है अभी भी कि हम अपने गाँव से शुरुआत करते हैं और जैसे हम आगे बढ़े हैं, उसी तरह हम गाँव के और लोगों को प्रेरित करें और जो भी सरकार की योजनाएँ आती हैं, उसको धरातल पर उतार के और ईमानदारी से काम करें, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। और जब भी मेरा नाम जोड़ा जाए, तो इसके साथ जोड़ा जाए कि भाई विकास कराने वाला एक व्यक्ति कोई ना कोई था। इस दौर में बिपिन सर को लग जैसा मुझे पता है कि आपको धमकी-वमकी भी मिली थी। होता है राजनीति में, कितनी धमकियाँ आएँगी जब आप अच्छा काम करेंगे ना, आप सिर्फ राजनीति क्या, कोई भी क्षेत्र में चलिए, जब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए अच्छा हो रहा है। कहीं न किसी का आघात भी होता है उस काम से। अगर मान लीजिए आपकी छवि बहुत अच्छी बन रही है,
तो किसी की छवि तो धूमिल हो रही है, मतलब वो तो ख़त्म होते रहा, उसके बारे में अब लोग कम सोच रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, तो ये सब मायने ज़्यादा नहीं रखता, ये होते रहता है, ये आगे भी होगा। इसके लिए हम लोग नहीं घबराते हैं और हम जानते हैं कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप काम करके भी गाली सुनेंगे, आपकी बदनामी भी होगी। जब आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो कुछ लोग बहुत लोग तो समर्थन भी देंगे जो समझने वाले हैं, और बहुत अच्छा काम करेंगे तो कहेगा कि बाप रे भाई फंड कितना बड़ा रहा होगा, आज इतना अच्छा काम किया, तो कमाएबो खूब किया होगा। नहीं, जब आप साफ काम नहीं करते तो कोई खोजने वाला भी नहीं मिलेगा। जब आप साफ काम नहीं किए तो पता नहीं चले, कुछ काम नहीं किए तो कमियां भी नहीं निकलेगी। तो वही चीज़ें हैं, और हमने जो भी काम किया है, अभी आप शायद वहाँ होके आए हैं लाइब्रेरी पर, तो आपने देखा होगा, और उसमें अभी काम बचा हुआ है हमारा। लेकिन जो भी चीज़ें हुई होगी आप देखे होंगे कि क्वालिटी वाली चीज़ें थी, और उसी तरह हमारे यहाँ नाला भी बना है, तो क्वालिटी वाला नाला बना है। छठ घाट का भी निर्माण हुआ है। जो भी योजनाएं हैं सरकार का इंजीनियर बना के देता है। इसमें 44 पिलर चाहिए तो एक पिलर गायब नहीं होता है, हम 44 के 44 पिलर हैं। अब हम किसी को ये दावा कर सकते हैं कि कोई अगर चाहे तो हमारी जांच करवा सके, उसको खन के निकाल के कि 44 पिलर मिलता है कि नहीं मिलता है, सभी में बी मिलता है कि नहीं, जितना एमएम का रड देना है वो रड मिलता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होता है काम, और हम चाहते हैं, देखिए होता क्या है कि मुखिया हो सकता है हम आगे न रहें, कुछ भी हो सकता है क्योंकि भविष्य किसी को नहीं पता है, लेकिन जो काम मैंने कर दिया और जिस पर मेरा नाम लिखा गया शायद वो सालों साल तक रहेगा, हमारे रहने न रहने के बाद भी वो रहेगा। तो मैं यही चाहता हूँ। विपिन सर के अंदर अभिनेता भी लगता है कि उसका भी कुछ गुण है, अभिनय का भी शौक रखते हैं विपिन सर। क्योंकि आपके कुछ वीडियो में कुछ इस तरह का एक्टिंग करते हुए कॉमेडी, जैसे बहुत ज़्यादा अनंत सिंह आप बने, तो वो बहुत ही लोग उसको पसंद किए, आपके अभिनय का पसंद किए। उसमें एक मैसेज भी है, उस मैसेज को भी लोग देखते हैं। और बाढ़ के लेकर आपने लाज तक जो, उसके मैसेज भी जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो मैसेज पहुँचा इंटरटेनमेंट के साथ। फिर आप एक ऑटो के साथ जो जिस तरह से जो कॉमेडी टाइप का आप करके एक मैसेज दिया, तो इसके पीछे विपिन सर का माने क्या सोच रहता है? देखिए हम लोग बहुत अब आज तो मतलब ऐसा समय चल रहा है कि हर कोई चाहता है कि यूट्यूब पर मुझे फेमस हो जाना है, पॉपुलैरिटी मिले और खूब फॉलोअर बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए। पॉपुलैरिटी ऐसे भी मिलेगी, अच्छा काम करके भी मिलेगी। हम इस माध्यम मतलब सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा कि अच्छी शिक्षा जाएगी। तो हम जो भी कोई वीडियो बनाते हैं उसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव संदेश होता है कि जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज देख रहे हैं कि खूब गाली-वाली दे के कुछ वीडियो बनाते हैं लोग, और मतलब ऐसे-ऐसे शब्द बोलते हैं कि आप 2 आदमी, 3 आदमी बैठ के नहीं सुन सकते हैं एक साथ। अपनी वीडियो, वो वीडियो घर में आप सबके सामने नहीं सुन सकते, देख सकते। उससे क्या होता है कि देखिए, कहीं न कहीं कोई सीख रहा है तो उसका भी नकल करता है। दुनिया नकल करती है, चाहे अच्छी चीज़ का करे या गलत चीज़ की करे, नकल ज़रूर करेगा। एक सिनेमा देख के लोग विलेन भी बनना चाहता है, विलेन किसी को पसंद आ गया कि ये विलेन ज़बरदस्त था, पिस्टल लेके घूमता था, गोली मार देता था ठाई से, इसको कोई भी ऊँचा आवाज़ में बोलता था तो। और एक कोई बनता है अपने जीवन में हीरो बनना चाहता है, कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे, हम गलत नहीं करेंगे। तो सिनेमा निश्चित है, या कोई वीडियो जिससे आप सिनेमैटिक ढंग से बनाते हैं, उससे संदेश तो समाज में ज़रूर जाता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो संदेश देना चाहें वो हमेशा पॉजिटिव वाला संदेश होना चाहिए, ताकि लोग उस तरफ मूव करें। देश के सुरक्षा में हमारे जवानों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। सरहद पर रहते हैं तभी हम महफूज हैं, हमारा देश महफूज है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना लाया गया, इस पर विपिन सर क्या सोचते हैं? देखिए इसमें सभी लोगों का अलग-अलग राय है, नहीं? आप देख रहे हैं, देखिए भारत में इतनी बेरोज़गारी है कि आप अगर 1 साल के लिए भी नौकरी निकालिएगा ना, तइयो लोग जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। हम आपको चैलेंज करते हैं कि सरकार 1 साल के लिए निकाल दे, तब भी लोग जाएँगे। लेकिन अगर सरकार ये दावा सिर्फ़ करती है कि 4 साल के लिए खुश है लोग जाने के लिए, तो सबके अपने-अपने तरीके हैं कहने के, सुनने के। और मेरा तो जो सोचना था, मेरा जो कहना था, उसकी वीडियो भी मैंने बनाया था, पहले भी वीडियो मिला था।
और दूसरा चीज़ कि उस समय एक हिंसक प्रदर्शन भी सब जगह हुआ था। हम लोग उस चीज़ का कभी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि देश में अच्छा एक चीज़ और है, अगर आज सरकार निर्णय ले रही है, वो सरकार हम ही लोग बनाए होंगे, जनता चुना है, तो आज तो उसके पास ताकत है निर्णय लेने का, वो लेगा। आपको किसी को सबक सिखाना है तो चुनाव का इंतजार कीजिए। आप सोच के चलिए कि कौन सरकार हमारे लिए कितना काम करती है, चुनाव के समय आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम देश में आगजनी कर दें, सब कुछ जला दे, बर्बाद कर दे, तो वो सरकार की नहीं जाती है। सरकार कौन है? सरकार क्या है? सरकार के घर का थोड़े कुछ जाता है, उसके बैंक के अकाउंट का पैसा थोड़े खत्म हो जाता है आपके ट्रेन जला देने से। वो हमारा ही सामान का क्षति होता है या जो भी बर्बाद होता है। तो आज तो भाई उसके पास निर्णय लेने की ताकत है, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने का ताकत है सरकार, वो कर सकती है और करेगी। और सबके अपने अपने नज़रिया हैं, कुछ लोग का कहना है कि भाई ये सही है, कुछ लोग का कहना है कि गलत है। और मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर बेरोजगारी इतनी है कि अगर 6 महीना या साल भर के लिए भी बहाली निकलिएगा तो उसके लिए भी लोग जाएंगे। यहाँ 8,000 की नौकरी करने के लिए, सफाई वाला की नौकरी करने के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं, जबकि मजदूरी भी करता है तो 300-400 रुपया डेली मिलता है उसको। लेकिन सरकारी नौकरी के नाम पर तो 8,000 महीना दीजिए ना, 7,000 महीना दीजिए तो भी लोग जाएंगे, ये निश्चित है। आप एक प्रख्यात शिक्षक हैं और साथ साथ मुखिया भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आपका एक मैसेज मुखिया के लिए हो और एक मैसेज तमाम देश के विद्यार्थी छात्र के लिए हो। सबसे पहले देखिए, मुखिया होने के नाते तो हम एक बात बताएंगे कि मुखिया में क्या होता है ना, मुखिया एक ऐसा चुनाव होता है, सबसे ज़्यादा अपना बिहार में चर्चा में रहने वाला ही चुनाव होता है। भले ही पोस्ट कहिए तो बहुत बड़ा नहीं, अब एमएलए वाली बात तो नहीं है, आप मुखिया हैं, लेकिन फिर भी है, एक पंचायत का प्रतिनिधि है, सारी वित्तीय पावर आपके पास होता है, मुखिया है तो। लेकिन ये इतना टफ चुनाव होता है और इतना संघर्ष वाला चुनाव होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा लोग दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि आपके भाई भी आपका दुश्मन हो सकता है, इसमें आपका पड़ोस वाला दुश्मन हो सकता है, जो आपके दोस्त थे वो दुश्मन हो जाता है। ये मुखिया ही वाला चुनाव में, बिहार में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोग दिखाते हैं मुखिया के चुनाव में। तो जो मुखिया बन गए हैं, अब उनको हम कहते हैं, क्योंकि आप पूरे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो आपको काम सबको करना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, क्योंकि उस पंचायत का दूसरा कोई मुखिया नहीं है। जिसने आपका समर्थन दिया वो भी, आपका समर्थन नहीं दिया वो भी, सबके मुखिया आप ही हैं। तो हमें किसी में भेदभाव नहीं करनी है, और जो भी योजनाएं हैं सबके लिए होना चाहिए, ऐसा हम बनाएं। जो योग्य हो उसको पहले आगे रखना चाहिए। तो ये भेदभाव नहीं रहना चाहिए कि ये हमारा ही सिर्फ कार्य करता है, ये हमारा वोटर नहीं है, ये हमारा वोटर है। इस हिसाब से मिल बांट के नहीं काम करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो फिर समाज का कभी विकास नहीं होगा। और जनता को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि अगर इसको हमने वोट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो चुनाव के टाइम था, लेकिन अब ये मेरा मुखिया है तो हम इसको मानेंगे कि ये मुखिया है, क्योंकि अगर वो जीता है भाई, वो वोट लेके जीता है, तो निश्चित आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, आज आप चाहिएगा कि प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी को नहीं मानेंगे, तो हो जाएंगे न ऐसे, वो नहीं है प्रधानमंत्री, ये कोई के कहने से हो जाएगा। उन्होंने चुनाव जीता है तो वही है, आप वोट दिए तैयो आपका प्रधानमंत्री, या नहीं दिए तैयो है, सीधी सी बात है। तो ये भावना हमारे अंदर भी होना चाहिए, प्रतिनिधि के अंदर भी, और वही भावना जनता के अंदर भी होनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज? विद्यार्थियों के लिए देखिए, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो मैंने सीधा सा अपने जीवन में जो मैंने महसूस किया, अपने काम को पूरे लगन के साथ, ईमानदारी के साथ आपको करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में रहिए, अगर आपको लगता होगा कि पढ़ाई वो टफ चीज़ है, तब पढ़ाई सबसे आसान चीज़ है। पढ़ाई से ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, मतलब पढ़ाई से आसान कुछ नहीं है। कैसे बताते हैं, वो पान के दुकान भी आप खोलिएगा ना, बगल में पान की दुकान, अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपया लगा के आपने एक पान का दुकान खोला, और कोई 2 लाख रुपया लगा के कोई पान का दुकान खोल देगा साइड में, और हो सके कि आपका दुकान बैठाने के लिए वो उधार भी चलाता हो, आप उधार नहीं दे पाइएगा, आप खाली नगदे चलाइएगा, तो ज़्यादातर ग्राहक उधर ही जा रहे हैं पहले। या हो सकता है कि आपसे बढ़िया व्यवस्था वो कर दे ज़्यादा पैसा लगा के, तो कंपटीशन वहाँ भी है, नहीं हो जाएगा कंपटीशन। तो कंपटीशन हर क्षेत्र में है। स्टूडेंट सोचता है कि हमारे ही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं, जीवन के हर क्षण कंपटीशन है, हर पल कंपटीशन है, और लाइन में लगे रहिए। मैंने थोड़ा देर पहले कहा था आपसे कि मतलब जब हम प्लेटफॉर्म पर जाते हैं ना, कभी कभी आप देखिएगा टिकट कटाने के लिए, तो टिकट कटाने के लिए जाइएगा तो 10 आदमी लाइन में लगल है, आप 11वां आदमी अगर हैं और ट्रेन आने वाली है, तो आपका मन होता है कि लाइन तोड़ के जल्दी से आगे जाएं या टिकट कटा के निकल जाएं। लेकिन आगे जाइएगा, आगे कोई तगड़ा आदमी मिल गया तो वो नहीं लगने देगा, वो आपको धक्का मार के लाइन से बाहर कर देगा, जाओ पीछे जाओ।
फिर आप बीच में घुसना चाहिएगा, वहाँ भी कोई तगड़ा है नहीं घुसने देगा, फिर धक्का मारेगा, क्योंकि रूल नहीं है, नहीं घुसे देगा। आप लेट हैं, आप जानिए, आपको धक्का मार के निकाल देगा। जब आप फिर जाइएगा, जो चल जाते हैं पीछे ही, पीछे जाइएगा तब पता चला कि 10 आदमी और लग गया। तब तक पहले आप 11वां नंबर पर थे, लेकिन अब 21वां नंबर पर चले जाइएगा। तो जिंदगी में जो आपका मकसद है, जिसे आपने ठान लिया है, अपने दिमाग में बसा लिया है, दिलो दिमाग पर, कि हमको ये करना है, ये बनना है, जैसा आपने सपना देखा है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और लाइन में लगे रहना होगा। लाइन अगर तोड़िएगा तो फिर बैक जाइएगा, एकदम पीछे फेंका जाइएगा। और जब अगर लाइन में आप लगे रहिएगा तो धकलाइत भी आपका नंबर आएगा काउंटर पर, और एक बार टिकट कटेगा। वो ट्रेन से न जाएंगे, हो सकता है बादे वाला ट्रेन से जाए, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर। लेकिन वो धक्का खाने से अच्छा है कि लाइन में कंटिन्यू बने रहना है, यानी अपने काम को हमें कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि जो काम आप कंटिन्यू करेंगे उसी में अनुभव होता है। और जब अनुभव होता है ना, तो सही सही आप डिसीजन लीजिएगा, और सही डिसीजन होने लगा तो सफल हो जाइएगा। अब मैं पढ़ाई छोड़ के दूसरा काम करता, तो जितना अनुभव मेरे को पढ़ाने में था, जितना समय मुझे पढ़ाने में लगा, मैं 2011 से पढ़ाता हूँ। आज 1 दशक से ऊपर मैंने बिता दिया। चलिए, हमें लोग कब से जाने? 2018-19 के बाद से जाने हैं। आज 19-20 में सबसे ज़्यादा लोग मुझे जाने, लेकिन ये 19-20 का मेहनत नहीं था। ये मेहनत कब का था? जो हमने 11 से ही पढ़ाना शुरू किया। 11 छोड़ दीजिए, जब हम 8वां क्लास में थे उस टाइम से हम पढ़ाते हैं। लेकिन लोग हमको कब जाना? हम 2007 से पढ़ाते हैं, लोग हमको 20 में जानते हैं, 19 में जानते हैं, तो 13 साल बाद, 12 साल बाद ना, तो उस समय का भी मेहनत तो काम आया होगा इस टाइम। इसीलिए कभी का मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। और हाँ, किसी को पता नहीं होता है कि वो अपने जीवन में सफल कब होगा। अगर ये चीज़ पता हो जाएगा तो फिर मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, और जीवन में संघर्ष किसी का नहीं रहेगा। अगर आपको पता हो जाए कि आप आज से 3 साल बाद है मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के, फिक्स है कि 15 अगस्त के चाहे 16 अगस्त के आप मुख्यमंत्री बनिएगा, तो आज से आप मेहनत करना छोड़ दीजिएगा। क्या कि आपको पता है कैसे गुजार देंगे ये 3 साल। नहीं, एक वो कपड़ा पहनले रहेंगे, घरे में पड़ल रहेंगे, ना जाएंगे कहीं, ना तो कोई मार दे, कुछ हो ही जाए, कहीं रोडे पर एक्सीडेंट हो जाए। तो भविष्य किसी को नहीं पता, हम सब इंसान है ना, तो इंसान को भविष्य थोड़े पता है। तो किसी को नहीं पता कि वो सफल कब होगा, लेकिन सफल वही होगा जो मेहनत करेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। बहुत बहुत बधाई सर की, और आपको धन्यवाद कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रमों में हमें समय दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।